आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। घाटी के अलग अलग इलाके में 70 से 80 आतंकी एक्टिव बताए जाते हैं और सीमा पार से पाकिस्तान के बैट कमांडो और भी आतंकियों को भारत में घुसाने की फिराक में हैं। दरअसल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे हो रहे हैं और आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आएंगी और आतंकवादी नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो। आतंकवादियों से मुठभेड़ों में सेना के जवान भी घायल हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही 3 सुरक्षा बल घायल हुए हैं और अब सवाल उठने लगे हैं कि आतंकवादियों के पूरी तरह से सफाई के लिए भारत कब एक्शन लेगा। वो दिन कब आएगा जब भारत आतंकवाद के आकाओं को ही खत्म कर देगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ है। आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान ही सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब भी करीब 80 आतंकवादी एक्टिव हैं। सीमा पार से भी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही हैं और बीएसएफ इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर और सेना लगातार कोशिश कर रही है। ये सामने जो आप टावर देख रहे हैं यही पाकिस्तान का टावर है और इसी के ठीक पास जो है एक घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जिसे अब जो है वो नाकाम कर दिया गया है। ये जो इलाका है दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो है यहाँ से दूसरी तरफ जो जानकारी है कई आतंकियों के ठिकाने जो हैं वहाँ पर हैं जहाँ से आतंकी घुसपैठ के प्रयास कर सकते हैं जिसे निपटने के लिए इस वक्त बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है लगातार अलर्ट जो है वो किया हुआ है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अगर कोई घुसपैठ के प्रयास यहाँ से करने की कोशिश की जाए तो उसे नाकाम कर दिया जाए। अब आतंकवाद के सफाई के लिए ये मांग उठने लगी है कि भारतीय सेना को एलओसी पार करके आतंकवाद फैलाने वालों का सफाया करना ही होगा। इजराइल ने हाल ही में हमास के लीडर को ईरान में मार गिराया है, जबकि हमास के मिलिट्री लीडर को भी पिन पॉइंट टारगेट कर हवाई हमले में ढेर कर दिया गया और अब कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब सवाल उठता है कि क्या भारत के जवानों की शहादत का बदला लेने का सही वक्त यही है? हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों का खात्मा आखिर कब होगा? क्या आतंकवाद की समस्या लश्कर जैश के आकाओं को खत्म करने से ही होगी? क्या भारत को भी अब एलओसी पार कर आतंकियों को ढेर करना चाहिए? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर DK पांडे हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अरविंद तेजावत साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और अहमद अयाज वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। आप सभी का स्वागत है। DK पांडे जी, ये जो हो रहा है अगर हम देखें 2021 से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अब घुसपैठ की भी ये पुष्टि हो रही है कि लगातार घुसपैठ हो रही है। एक जगह से नहीं, कई जगह से आज भी घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम हुई। ये सांबा सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। और कल मेरे साथ एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि कई जगह से ये घुसपैठ की कोशिश हो रही है और इसमें तेज़ी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर हम 1 महीने की घटनाओं को देखें, राजौरी की घटनाओं को देखें या हम रियासी की घटना को देखें, कठुआ की घटना को देखें, हमले हुए, 10-12 हमारे जवान भी शहीद हुए इसमें। क्या ये सही वक्त है जब सीधा एक तरह से आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी चाहिए, उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से दुखद है कि पिछले अगर हम महीने, डेढ़ महीने का समय देखें तो अचानक से जो है इंट्रूजन की खबरें बहुत तेज़ी से आई हैं और आतंकवादियों ने आने का प्रयास किया है। और इसका मुख्य कारण 2 है। एक तो
जिस प्रकार से कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है सफलतम प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और लोगों का लोकसभा चुनाव में जो है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा है। उसके बाद G20 के भी हमने वहाँ पर प्रतिनिधियों को भेजा, और साथ में अब वो जो आम जो है वहाँ की जिंदगी है वो नॉर्मल्सी की तरफ बढ़ रही है, और 3 लाख से ऊपर जो है वो वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। तो ये बताता है कि वहाँ के लोग जो है धीरे धीरे वो अपने जो पुराना उसका माहौल था एक आतंकवाद का, उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एकदम से बढ़ने का मुख्य रीजन है कि कहा जाता है कि 50 से अधिक जो है आतंकवादियों ने इंट्रूजन किया, और बाद में जो उस किन क्षेत्रों से किया, उन क्षेत्रों से किया जहां से हमने कुछ डिफेंस फोर्सेस को विड्रॉ किया था, क्योंकि गलवान का इशू हुआ, साथ में अमरनाथ यात्रा भी है, और चुनाव के बाद भी हमने ये मुझे लगा चीजें जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, और कुछ क्षेत्रों में सेंसिटिव थी। दूसरी बात जो है वो है कि जो लोकल लोग थे वो ही सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पहले ये जो था लोकल जो लोकल्स थे उनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था इन सब एक्टिविटी में। जी। लेकिन अब धीरे धीरे कहना एक तरफ है, दूसरी तरफ सेनाओं को जो क्षति हुई है, हमारे काफी जवानों का, इवन ऑफिसर भी जो है उसमें शहीद हुए, तो जी। ये बताता है कि थोड़ा सा कैजुअलनेस भी, एक सर्टेन डिग्री ऑफ कैजुअलनेस, हालांकि फौज हमेशा तैयार रहती है, तो किसी को उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो ये जो अचानक हुआ निश्चित रूप से वो दर्दनाक है। अब बात रही कि हम क्या कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि पिछले 2 हफ्तों में जो है वो थल सेनाध्यक्ष वहां गए, और जी। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई। MHA ने भी काफी उसमें कंट्रीब्यूट किया, और हमने 500 पैरा जो है वो कमांडोज वहां भेजे हैं कि वो जाके करेंगे। अब वो कमांडोज धीरे धीरे, देखिए जब कमांडो अटैक करते हैं या अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। और ये जितने भी लोग आए हैं इसमें से काफी लोग पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड या रेगुलर फोर्सेस के भी हैं। जो खबरें आई, क्योंकि इनके पास जो हथियार मिल रहे हैं वो एडवांस क्लास का हथियार मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाइना और पाकिस्तान का जो एक इम्प्लाइड वे में जो भारत पर अटैक करने का एक प्रयास रहा है, जी। उसमें उन्होंने तेजी दिखाई है, क्योंकि और ये धीरे कहा भी धीरे जा जो रहा है है, वो जो एक एक्टिविस्ट हैं जो बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान के, हालांकि पाकिस्तान में वो नहीं रहते हैं, अयूब मिर्ज़ा, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि लगभग 600 लोग हैं जो घुसपैठ कर चुके हैं, और उसमें पाकिस्तानी सेना की रेगुलर जो काडर है वो है, उसमें उन्होंने जी नाम लिया। जी, तो वो बाकायदा एक हथियार आदिल देखिए। करके कोई वहां पर मेजर जनरल हैं, आदिल रहमानी, उनका तो नाम तक है कि वो POK में बैठे हैं और वो बाकायदा लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। तो ये सब, ये और इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके 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 जो है थोड़ा सा उसमें आपस में मल्टीपल एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहीं लगा है मुझको कि वो शायद उसमें कहीं कुछ ढीलापन आया। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई है, जब थल सेनाध्यक्ष गए हैं, और वहां पर हाई लेवल मीटिंग हुई गवर्नर के साथ, तो ये सब बताता है कि अब जो है कड़ाई से, और जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में बहुत जी। ज्यादा जिक्र करना ठीक नहीं, क्योंकि वो पैरा फोर्सेज जो गई हैं धीरे धीरे वहां पर वो सेटल हो रही हैं, और वो चुपचाप से गए हैं, वो बता नहीं रहे कि कौन है वो। उनका तरीका ये होता है कि जाके वो ठीक है, अब आम लोग इसके बीच में और शामिल पहलू की रहेंगे बात कर लें, जो और ऑब्जर्व डिप्लोमेटिक करेंगे और पहलू फिर है, अटैक ज़रा करेंगे। उसकी भी बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी बात कर लें। हमारे साथ तेजावत साहब हैं। अरविंद जी, कितना दबाव रहता है जब इस तरह के एक्शन की बात होती है? जाहिर है बहुत सारी एजेंसीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कूटनीतिक मामले होते हैं, उसको किस नज़र से देखता है भारत, और कोई भी एक्शन लेने से पहले क्या किसी तरह का दबाव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? दबाव तो बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। इसकी एक वजह ये है कि 1960 का भारत तो है नहीं, और जब हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो किसी भी जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने की जरूरत है नहीं। दूसरा ये है कि जिस देश से हमें यह सारी समस्याएं हो रही है, उसके साथ तो हमारा ट्रेड और जो इंटरेस्ट हैं वो तो वैसे भी इतने जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे में अगर भारत कोई कड़ा कदम उठाना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए एकदम बिल्कुल उपयुक्त समय है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव वहां बनता है जहां आप बहुत बड़े स्तर पर कोई कैजुअलिटीज हो रही हो, या कोई मानव जो जी, हानि हो रही हो जान माल के की स्तर पर बड़ी। उनका काफी वो हो रहा हो, तो ऐसे में हमें जान माल की जो जहां नुकसान हो रहा हो,
वहां पे न तो यहाँ यूक्रेन जैसी हालत है, ना वो है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप डिप्लोमेटिक से बताना जो चाहिए। तेजावत साहब, डिप्लोमेटिक किसी तरह की बातचीत हो नहीं रही है, किसी तरह की बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही है, सचिव स्तर की भी नहीं हो रही है। ऐसे में हाँ, ये बिल्कुल। सूरत क्या है फिर? ये दरअसल ये बातचीत नहीं होने से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर डायलॉग स्टार्ट होता है तो वो अपनी शर्तों पे हो, ऐसा नहीं कि आप उधर आतंकवादी भेजते रहें और हम आपसे बातचीत करते रहे, गुफ्तगू करते रहे, तो ये चलेगा नहीं। तो हैं, पर उसके अलावा कश्मीर में दरअसल स्थिति हालत थोड़ी सी अलग इसलिए है कि वहाँ अलगाववाद भी अपने आप में काफी मजबूत है। पर यह इसराइल और जो हमास के बीच में हो रहा है वैसा भी नहीं है। इसका कारण ये है कि वो दोनों ही एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट तरीके से वो नहीं आ नहीं, रहे वो हैं, तो इशू बिल्कुल वो अलग उनमें है। ये देखिए, भी है। इसराइल और हमास को इसलिए भी नहीं मिला सकते क्योंकि वो इशू अलग है। और जिस तरह जी, से बिल्कुल यूएन ठीक ने बात है। माना है कि वहां पर नाजायज कब्जा इसराइल का है, तो वो इशू अलग है। यहाँ तो हाँ, लीगल हमारा है कश्मीर। नहीं, इसमें जैसे कि जो मेरे पूर्व वक्ता है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां पे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस जा रही है उनको सेटल डाउन वगैरह होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे सेपरेटिज्म के कारण हमारे लिए थोड़ा सा इतना आसान नहीं रह जाता है। तो जो लोकल सपोर्ट है वह भी हमारे लिए काफी मायने रखता है। पर दूसरे स्तर पर जैसा कि मैंने बार बार जिक्र भी किया है कि हमारे पास टेररिज्म को लेकर एक परफेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। और वो पॉलिसी हमारे घरेलू जो हालात है उसी को ध्यान में रखकर हम एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। और जब एक बार पॉलिसी तैयार हो जाती है तो बहुत सारे जो कानून से संबंधित या जो खासकर मानवाधिकार के हनन को लेकर जो मुद्दे आते हैं, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, या जो और भी जो यूरो अमेरिकन देश के हमारे ऊपर जो दबाव होते हैं, उनसे हमारे लिए निपटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पर यह है कि यहाँ 2016 के बाद में हमने ये देखा है कि भारत ने आतंकवाद को लेकर एक अलग ही पॉलिसी का वह अनुसरण कर रहा है। तो अभी दरअसल मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम उस पॉलिसी को टेस्ट करें और कुछ जो मजबूत जो स्टेप उठाने की जो जरूरत है, वो मुझे लगता है कि वह समय आ गया। जी, डी के पांडे जी, अगर 2019 से हम बात करें, क्योंकि 5 अगस्त भी आ रहा है और 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे 370 हटने के। तमाम तरह की बातें हो रही थी कि साहब 370 हटने से बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह से शिकंजा कसा गया, टेरर फंडिंग को लेकर वहाँ पर बहुत सारे हमने देखा कि एक्शन हुआ वहाँ पर, और अभी भी चल रहा है वहाँ पर। जिस तरह से एजेंसीज वहाँ पर धरपकड़ कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो सरकारी नौकरी में थे उनको बर्खास्त कर दिया गया ज़रा सा भी अगर लिंक मिला। और ये बात कही जा रही थी कि अब हालात बिल्कुल आतंकवाद से परे हो जाएंगे, आतंकवाद को हम जीत लेंगे। लेकिन 2021 के बाद से ही घटनाओं में इजाफा होना शुरू हो गया। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते थे वो तो जो है बद से बदतर होते चले गए। बद से बदतर का मतलब मेरा है कि जो मित्रता का एलिमेंट था वो कम होता चला गया। अब मुख्य कारण उसका आतंकवादी रहा, लेकिन हमने पिछले अगर कहा जाए 2 सालों में 2022 कोरोना के बाद जो है काफी कुछ एक्चुअली नो वॉल्यूशन जो हमने लिया था कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, जब ये सारी चीजें जो हमारे सीज बीच में फायर। समझौता एक हुआ था उसके बाद उसका पालना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और 370 हटने के बाद देखिए सबसे बड़ा जो फर्क आया है कि वहां पर जितना जो करप्शन था उस पर एक रोक लगी है। वहां पर जो आम आदमी अब फील्ड में आ रहा है, अगर आप जाएं श्रीनगर में तो वहां पर जैसे कहा है 3 लाख से ऊपर जो है वो सैलानी जा रहे हैं, तो बताता है कि ये बहुत कुछ मैसेज देता है। और इंटरनेशनल मीडिया में जो है उनका एक ग्रुप गया, और बाकी जो G20 का जैसे जिक्र पहले भी मैंने किया कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम मुख्य धारा में कश्मीर को जोड़ना चाहते थे और उसमें हम सफल हुए हैं। ये कहना कि नहीं हुए, ये 370 का ही कमाल था कि लोकसभा चुनाव वहां पर हो पाए। और अब जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग सितंबर के आसपास जो है वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए, वक्त के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है तैयारियां ऑलरेडी चल ठीक रही है, हैं, तो ये परिस्थितियां सब अच्छी हैं, 370 सारी चीज़ें हटने का ही अच्छी हैं, कमाल है। लेकिन इलाज क्या है फिर? भाई, पाकिस्तान देखिए, तो लगातार ये चाहेगा कि यहाँ पर अशांति बनी रहे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का टर्मोइल रहे।
देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी जो मुश्किलात इस समय आप सामने पेश आ रही है, एक तो क्या इंटरनल क्राइसिस के बीच में जो वहाँ का जो नॉर्मल पीस है, सिविल क्राउड है, वहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी दुखी हैं। वो उनको अपनी रोज़ी-रोटी दोनों के लिए बहुत-बहुत जो है पसीना बहाना पड़ रहा है और कई जगह तो ख वो 2 जून की रोटी भी उनको नहीं दूभर हो रही है। तो वहाँ के हालात इकोनॉमिक कंडीशन की गड़बड़ है, वो लोन उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा है, चाइना ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है और चाइना के जो हालाँकि चाइना ने जो लंबी लंबी गाजरें दिखा रखी हैं, उन गाजर के सहारे उनको जो है वो पाकिस्तान को आगे धकेल रहे हैं और धीरे-धीरे देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता जा रहा है। बलूचिस्तान में जिस प्रकार से अब जो घटनाएँ चाइनीज़ नेशनल्स के अगेंस्ट बढ़ी हैं, उसको देख के भी ये बताता है ये साफ ज़ाहिर होता है कि चाइनीज़ का एक जो वहाँ पर दबदबा था वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो कूटनीतिक रूप से भी हमको देखना होगा कि हम कैसे इनको एड्रेस करें। देखिए ये सब चीज़ें आसान नहीं है और ये समय लेती हैं क्योंकि हमने बहुत सालों ये तक इस आपने पर ध्यान बहुत नहीं दिया इंपॉर्टेंट और मुद्दा चीज़ों को उठाया है, मैनिपुलेट चाइना किया। का जो हाथ है पाकिस्तान के साथ। अरविंद जी, वो कितनी बड़ी दिक्कत है भारत के लिए? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है क्योंकि इसका कारण ये है कि जो चाइनीज लोग हैं वो कल्चरली वहां से एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। और इस बीच में हमें इस बात को लेकिन मानना होगा बहुत कि बड़ा जो ये भी भारत और मानना पड़ेगा ना पाकिस्तान कि के बहुत बड़ा निवेश है चाइना का पाकिस्तान में, बहुत बड़ा। बिल्कुल है, पर आप देखिए कि जब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे जो खासकर एक डैम और वो टनल को लेकर जो मसला हुआ था, तो वहां के जो खुद कश्मीरियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, जो पाक के अभी अधिकार क्षेत्र में है। तो वहां पे आवाज उठाई थी। आप ये देखिए कि जहां ये वो पाकिस्तान जो इधर उनके जो साउदर्न पार्ट में जो उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है, उसको लेकर वहां के लोकलाइट्स वो मुखर हो रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में आप अगर पिछले 10-20 साल का लेखा जोखा देखेंगे तो वहां की जो आम जनता है वह वहां की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई है। वहां का जो इंटेलेक्चुअल्स तबका है, जो वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारत के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। पर इसमें कुछ वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं जो कि उनका वहां इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अभी ये जो टेररिज्म भी इसलिए हो रहा है कि वहां की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो वहां के जो लोग जो सत्तासीन लोग हैं, जो ताकत में हैं, उनको कुछ ना कुछ शगुफा छेड़ना होगा। अगर ये बड़ा मुद्दा वो नहीं दिखाई देगी तो निश्चित तौर पे जो घरेलू मामले हैं उनका उन्हें जवाब देना होगा। अगर भारत से मसले सारे हल हो जाएंगे तो वहां के लोग पूछेंगे कि अब महंगाई पे आइए, अब यहाँ जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आइए। पर इसमें सबसे जो यानी महत्वपूर्ण आप कह बात रहे हैं मैं कि ये वहां की कहना चाहता राजनीति हूँ, से भी ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ मामला है उनके लिए, पूरी कश्मीर तरह का, से है ना? बिल्कुल गवर्न हो और रहा जब है। ये बिल्कुल। सरकार और बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने महंगाई की बात नहीं की थी, उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं की थी, उन्होंने मिशन के की बात की थी, यानी मिशन जो कश्मीर में जो उन्होंने चला रखा है। और वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ये तो जब बिल्कुल जुल्फकार अली भुट्टो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था, ये बात यूएन में उन्होंने कही थी कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। तो ये तो उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो वो तो करेंगे। लेकिन हमारी साइड बिल्कुल। से हम अपने जो नागरिक हैं उनकी रक्षा कैसे करें, आतंकवाद से जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनको कैसे रोकें। हमारा बहुत इसमें सारा फौज बहुत वहां पर सारी है। दरअसल जी। जी जी, इसमें बहुत सारी दरअसल समस्याएं हैं। हमारे भारत के घरेलू मोर्चे पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो वो ये पाकिस्तान से जब भी हम ये बात कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं, आप ये आतंकवादी भेज रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये हमने नहीं भेजे हैं, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें आंतरिक तौर पर हमारी सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा और पैसा करने के लिए हमें हमारी जो यहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वगैरह हैं, उन सबको बहुत ही बड़े स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस अलगाववाद से हम कैसे निपटे, वहाँ के लोकल लोगों को हम कैसे मजबूत करें। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई है जो काफी सक्सेसफुल भी रही है। और हमें जो हमने ये पूरा अरविंद जी, संदेश दिया क्या कि देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो नैरेटिव भारत चाहता था, क्या उसमें कामयाबी मिली है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ? भारत को बिल्कुल मुझे लगता है कि काफी हद तक, क्योंकि 370 हटने के बाद भी जो एक जो अनरेस्ट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। और दूसरा ये देखिए कि जो यूरो अमेरिकन खेमा है
उसके जो जो स्वर थे वो अब इतने तीखे नहीं रहे, जैसे कि शुरुआत में हैं। और खुद दुनिया बहुत सारी चीज़ों में इतनी परेशान है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको भारत के बारे में सोचने का मौका नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी जो बहुत ही बेहतर या शातिर डिप्लोमेसी है, इसका इस्तेमाल करके इस आतंकवाद को जड़ से हटा सकती है। पर अभी मुझे ये कहना पड़ेगा कि भारत में वो तैयारी दिख नहीं रही है, क्योंकि पॉलिसी लेवल पे वो कोई बहुत बड़ा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का ही मसला हो, वो कोई बहुत बड़े किसी मतलब चैलेंज या टास्क के साथ आना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है, और उसके लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल जो तरीका है हमारा आतंकवाद से लड़ने का, वो बहुत इतना सफल नहीं रहा है। तो हमें कुछ अलग से कोई नया सोचना पड़ेगा। ठीक, डी के और पांडे उसके जी लिए का मुझे कमेंट ले लूं लगता है आपकी इसी बात पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर बहुत कुछ किया है। हम हमें पूरा विश्व गुरु के रूप में अब स्वीकार कर रहा है। हमारी जो इंडिया की एक इमेज जो है वो कूटनीति में बहुत बहुत इम्प्रूव हुई है। हमारी दोस्ती जो है मिडिल ईस्ट में देखिए कंट्रीज में सऊदी अरब के साथ अलग, जिसमें काफ़ी तल्खियाँ चल रही थी हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज के उनके साथ, लगभग सारे देशों के साथ आप किसी भी इस्लामिक कंट्री का नाम लीजिए पाकिस्तान को छोड़ के, हमारे संबंध जो है वो बेहतर बेहतर और दिन पर दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण यही कि हमने भेदभाव कोई कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखा, डिफरेंशिएट नहीं किया हमने ह्यूमन बींग्स। हमने हमें हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और मानवता को सर्वोपरि माना। हमने जो हमारे एचडीआर मिशन थे, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के, हमने हर जगह कोविड में जो है वैक्सीन वैक्सीन भेजे। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम वहां पर दोस्ती का भावना चाहते थे कि मैत्री की भावना बढ़े। तो ये कहना कि कूटनीतिक तौर पे हमने बहुत कुछ किया है और उसकी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो घटना हुई है इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में, हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमास के जो पॉलिटिकल लीडर हनिया को जो है वो मारा गया। उस समारोह में बेसिकली ईरान के नए राष्ट्रपति तक तख्तपोशी थी, और उसमें मंत्री हमारे श्री गडकरी जी भी गए थे। तो हम हमारे मतभेद होने के बावजूद भी जो है हमने कूटनीतिक तौर पे कहा कि हम आपके साथ हैं। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हम करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ हमारी बात बढ़े, हम एजुकेशनल कल्चरल हमारे लिंक बढ़े। हमने जो व्यापारिक उनके साथ लिंक बढ़ाए हैं, अगर आप देखें हर एक मिडिल ईस्ट कंट्री, सेंट्रल एशिया के एशियन कंट्री के साथ हमारे व्यापारिक संबंध और बेहतर होते जा जी, रहे हैं। हम चलिए जो उस है पर आएंगे, आपने लेकिन देखा था। अभी अभी जो जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हमारी जो वहाँ पर लड़ाई है आतंकवाद से, वो बड़ी कन्वेंशनल चल रही है। उससे थोड़ा हमें हटना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए, आतंकवाद की लड़ाई में एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि जंग, इजराइल का उदाहरण है गाजा में जो हो रहा है, इजराइल जो कोशिश कर रहा है कि हमास को हम समाप्त कर देंगे। क्या हमास को समाप्त करने का क्या मतलब है? भाई, हमास एक सोच की बात है ना। हालांकि वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो हमारी तरह हार्ड मास के जो है वो शरीर है जो चल रहे जी, हैं। फर्क है केवल सोच का, मत का। क्या वो उनके बीच में जो सोच है वो आपस में जो दूरी पैदा करी, उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो उसके बारे में अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी युद्ध हो, कोई भी, अब हम जानते हैं कि जब आप ये कह रहे हो, लेकिन क्या उससे हल निकल पाएगा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी तो की है। क्या जी, आतंकवाद को हम समाप्त कर पाए? क्या हम जो हमने और भी दूसरे रास्ते रास्ते अख्तियार किए जो कि एग्रेसिव थे नेचर में, जिसमें कि हमने उनको समाप्त करने का, समूल नष्ट करने का बारे में सोचा, क्या वो उससे हमें वो मिल पाया जो हम चाहते थे? आवश्यकता क्या है कि आप उनको जो जो आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं वो क्या है? आर्थिक रूप से जो उनको मिल रहा है। तो हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऐसे और इंप्रूव करने पड़ेंगे कि जो उनको सपोर्ट मिले। जैसे टर्की है, तो खुलेआम जो है पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। हालांकि टर्की का उद्देश्य है कि वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का बॉस बनना चाहता है, तो उस चक्कर में वो अपना लॉबिंग कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ, बाकी मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अलग थलग करें, ताकि जो पैसा वो खर्च कर रहा है, देखिए जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आतंकवाद को पैसा कैसे दे पा रहे हैं, वो कैसे हथियार दे रहे हैं। जो हथियार जो उनके पास मिल रहे हैं अभी, जो पिछले 1 डेढ़ महीने में आतंकवादियों के पास हथियार देखे गए, वो लेटेस्ट एडवांस हथियार है।
उस सबके लिए धन चाहिए। वो धन कहाँ से आ रहा है? उस धन को अगर हम रोक पाए तो निश्चित रूप से आतंकवाद पर हम कुछ कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटा टेम्परेरी शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको निस्ताबूद करना आवश्यकता है। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म का एक स्टेप है, लेकिन इससे वो हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होंगे जिसको हम चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाए। उसके लिए हमें दूसरे रास्ते जो है वो नॉन वायलेंट जो अप्रोचेस है उसको देखना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो रास्ते क्या हैं? आतंकवाद जो मैं वही समझना चाह रहा हूँ, वो रास्ते क्या हैं आखिर? क्या हम फिर अमेरिका की तरफ देखें, पश्चिम की तरफ देखें उम्मीद भरी नजरों से? अगर अमेरिका की तरफ देखते हैं, अगर पांडे साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर मैं इस चीज का जवाब दूं, तो मुझे ये लगता है जब हम दो विरोधाभासी बोल रहे हैं, पहली बात तो हम यह बोल रहे हैं कि हमारे पास जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं या हमने बहुत ही डिप्लोमेटिकली सबको ठीक कर दिया है और हमारे लिए बहुत ही सुविधापूर्ण चीज है। अगर चीज सुविधापूर्ण है तो फिर आप आतंकवाद के मुकाबले के लिए कोई बड़ा सा स्टेप क्यों नहीं उठाते? दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें एक आम राय इन दिनों में यह है कि आतंकवाद का कोई हल नहीं है। जैसे कि पांडे साहब की बात से भी ये जाहिर हो रहा था। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का एक ही हल है कि उसे थकाया जाए, लंबे टाइम पर उससे लड़ाई की जाए, वो किया जाए। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो आम जनता है, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनका होता है। या तो वो सैनिक होते हैं जो डिफेंस फोर्सेज में सोल्जर्स लेवल पर हैं, ऑफिसर्स लेवल पे इतनी समस्याएं नहीं है। नहीं तो और लंबा कितना है? 30-35 साल से चला आ रहा है सर, और कितना लंबा खींचेगा? बिल्कुल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कन्वेंशनल सोच हमें कहीं नहीं ले जाएगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके फेवर में है तो आप क्यों नहीं करते? आज जब पाकिस्तान की हालत भी आर्थिक रूप से खराब है, वह एक और युद्ध का वो ले नहीं सकता है खतरा मोल, तो ऐसे में पूरी तरह से आप इसको क्रश क्यों नहीं करते? पर जहां तक नॉन वायलेंट तरीका जो है वो भी मैं उससे सहमत हूं, पर ये नॉन वायलेंस जो है वो हमारे अंदर के लिए है। चलिए, अहमद अयाज साहब भी जुड़ गए हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। जरा उनसे भी हालात का एक चर्चा कर लेते हैं। अहमद साहब, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पर आतंकवाद की बात हो रही है, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, लेकिन आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, घुसपैठ बढ़ रही है। क्या वजह मानते हैं आप? एक तो ये है क्लियर कि जो इनपुट्स एजेंसीज के पास है वो शायद पक्के इनपुट्स नहीं है, और इसमें ये भी कमी नज़र आ रही है कि जो इंटेलिजेंस है या जो हमारी जो तैयारियां इस चीज़ को लेकर होनी चाहिए वो शायद नहीं है। चाहे वो अगर हम ये कहेंगे कि अक्रॉस द बॉर्डर अभी भी चल रहा है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी देखने की ज़रूरत है। अगर आज हम 34 साल से इस सिचुएशन में दो चार है, तो 34 साल में हमने क्या सीखा और कौन से हमने हमको मालूम होना चाहिए ये इसके जो सिचुएशन के स्ट्रेटजी जो है वो बदलते रहेंगे लोग। अब सवाल यह है कि 34 साल में हमने सीखा क्या और हम उसका कमबैक करने की क्या कर रहे हैं? अभी तक जितना हमने किया, क्या उससे हमने ये नहीं सीखा, हमने ये नहीं देखा कि इनका नब्ज क्या है, ये किस डायरेक्शन में काम करते हैं और क्या करने वाले जा रहे हैं। और ये सारा मुझे लग रहा है ये तो इंटेलिजेंस का मुझे लगता है कमी है, और जो इनपुट्स है वो शायद सही नहीं है, या एजेंसीज का जो इसमें जिम्मेदार है जिसको इसको कंट्रोल करने, इसको कम बैक करने के लिए, उनमें कहीं ना कहीं खामी रही होगी। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ और नहीं है। नहीं तो यहाँ बहुत हालात किसी हद तक, अगर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल पूरे नहीं ठीक हुए थे, लेकिन किसी हद तक सही हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इसके साथ साथ अभी जो 35 साल में जो सिक्योरिटी के स्तर पर बड़ी कोशिशें की गई और कामयाब कोशिशें भी रही, लेकिन फिर भी अभी इसका अंत नहीं हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो कुछ और सोचने की जरूरत है सिक्योरिटी लेवल। आपने एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, एजेंसीज का, इंटेलिजेंस का आपने इशू उठाया है। डीके पांडे जी, अभी हाल के दिनों में हमने देखा, खासतौर से जम्मू रीजन में हमने देखा कि जो सुरक्षा बल थे उनकी सर्चिंग पार्टीज जो गई थी उन पर हमले हुए। ऐसा नहीं था कि कोई आर्मी का, सेना का कॉन्वॉय गुजर रहा हो और उस पर हमला हो गया हो। बाकायदा सर्चिंग पार्टीज
जाहिर है इनपुट्स पर गई होंगी और उन पर हमले हुए और बड़ा नुकसान हमारी सेना के जवानों की शहादत के रूप में हुआ। डीके पांडे जी, क्या ये एक फेलियर है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सेना के पास भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी, हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, आईबी भी है, एनटीआरओ भी है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले भी इशारा किया था कि कहीं तो चूक हुई ही है। जो हमारे हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बड़ा क्लियर है कि आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप को जो तीसरा स्टेप वो पहले करेंगे और पहले स्टेप को चौथे नंबर पर करेंगे, तो निश्चित रूप खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप जब सर्च के लिए जा रहे हैं, पहले आप वहाँ पर आप निश्चित हो लीजिए कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स तो एक्टिव नहीं है। क्या वहाँ गोला बारूद तो नहीं है? ये सब चीजें कही आती है, उसको कोई घोषणा नहीं की जाती है और चुपचाप से किया जाता है। जहां तक बात है कि आपस में वहां के जो गांव के लोग हैं, जो मैंने इससे पहले शुरू के अपने कमेंट में कहा था कि जो लोकल है वो भी जो है थोड़ा सा बाहर निकल के और वो आतंकवादी को उन्होंने जो है सहयोग किया है। वो सहयोग डर के मारे किया, धन के लिए किया, वो एक अलग होता है। लेकिन हमको इनको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। साथ में जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक और पहल की गई है, जिसका कि जिक्र हुआ है अखबारों में पिछले लगभग 1 हफ्ते से हो रहा है कि वहाँ की जो विलेज गार्ड्स का एक कॉन्सेप्ट चला था, जिसके वजह से आतंकवाद को समाप्त करने में कामयाबी ग्राम मिली थी रक्षा कुछ दल, हद तक। गार्ड रक्षा, तो वो अब उनको एक हथियार भी दिया जाएगा, ऐसा ये जो है इसके ऊपर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। तो देखना होगा कि क्या एक गार्ड, बट लेकिन देखना ये होगा कि जो गार्ड जो है वो कितने ज्यादा आपके साथ है, क्या उनका जो डीके दिमाग पांडे है वो जी, बदल जाता लेकिन है, सवाल कैसे ये करते उठता है कि एक तरफ हम कहते हैं जितने भी एक्सपर्ट और अभी जो हाल की वारदातें हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि उनके पास लेटेस्ट, आपने भी अभी कहा कि जो लेटेस्ट हथियार उनके पास हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है, और जो फ़ोन पाए गए वो ऐसे पाए गए जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर वो चल रहे हैं और वेल ट्रेन है, बाकायदा वहाँ पर पाकिस्तानी कमांडोज ने उनको ट्रेन किया है। तो क्या गांव रक्षक दल के लोग जो इतने ट्रेन नहीं हैं, क्या वो उनका मुकाबला कर लेंगे? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा। देखिए ये सबसे बड़े जो गांव रक्षा दल की बात जो हो रही है, उनका कुल उद्देश्य ये है कि जो अगर कोई आतंकवादी आता है तो वो निश्चित रूप से अपनी रक्षा कर पाएंगे। दूसरे में देखा गया तो वो सूचना तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे, उसका उद्देश्य ये है मात्र। इसमें हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसमें एक छोटी सी पहले ड्रॉप इन ओशन कहा जा सकता है। और जहां तक बात है कि टेक्नोलॉजिकली दे आर एडवांस, दे कमिंग विद एडवांस वेपन्स, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो हमें जो है उस क्षेत्र को एड्रेस करना होगा कि हम चलिए, जो आपने जिक्र कर रहे हैं, जरा जो आप जिक्र कर रहे हैं, अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, बात यहाँ पर डीके पांडे जी हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे थे ग्राम रक्षक दल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उनको हथियार भी दिए जाएंगे। क्या किस तरीके से ये पूरा ताना बाना बुना जाएगा ताकि कम से कम अपनी सुरक्षा लोग वहां पर कर सकें? देखिए अबुल, इस चीज को समझना होगा। दरअसल जो गांव रक्षा दल, जिसको पहले इसे विलेज डिफेंस कमेटी था, अब इसे विलेज डिफेंस गार्ड जो है इसको बनाया गया है। इसके बनाने का मकसद क्या था? दरअसल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसकी टोपोग्राफी जो है बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे इलाके जहाँ कई किलोमीटर तक सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है। ऐसे गांव हैं जहां पर अगर कहीं टेरर रिलेटेड एक्टिविटी हो जाती थी तो वहां पर जब तक पुलिस या सेना पहुंचती तब तक वहां काफी नुकसान हो जाया करता था। आपको याद होगा अबुल, अभी काफी समय से जम्मू कश्मीर को कवर भी करते रहे हैं कि जब कभी मैसेकर हुए हैं, चाहे वो चित्त सिंहपुरा का हो, डोडा में हुआ, इस तरह की कई ऐसे बड़े जो है टेरर अटैक्स हुए थे जब सिविलियंस को टारगेट किया गया। उस वक्त ये चीजें जो है वो इस्तेमाल में क्या लाई गई कि क्यों ना गांव के लोगों को सशक्त किया जाए, ताकि अब अगर कहीं गांव पर कहीं आतंकी हमला होता है तो गांव के भीतर अगर कोई वेपन होगा, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी तब 303 जो है बड़ा एक पॉपुलर वेपन होता था, बड़ा डेडली वेपन हुआ करता था, तो उस वक्त ये दिए गए थे। तो अब उनको AK-40 SLR वेपन देने का जो प्लान सरकार ने किया है, ऑटोमेटिक वेपन, जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, उसके पीछे का मकसद ये नहीं है कि वो आतंकियों से डायरेक्ट मुकाबला करेंगे। हालांकि कई बार अभी जब शौर्य चक्र जो है पुरुषोत्तम कुमार को दिया गया था, जिसको थोड़े दिन पहले आतंकियों ने जिसके घर पर हमला किया था, तो उसने एक आतंकी को मारा भी था, अकेले अपने साथियों के साथ मिलकर एक आतंकी को घेर कर मारा था।
दरअसल होता यह है कि अगर कभी गांव में आतंकी दिखे या आतंकी कभी हमला कर दे, जैसा ढांगरी में हुआ, 7 लोगों की हत्या कर दी, तो विलेज डिफेंस गार्ड ने फायरिंग की, जिसके बाद वहां से आतंकी भाग गए। ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो ये कम से कम जब तक वहां पुलिस नहीं पहुंचती, सेना नहीं पहुंचती, तो कम से कम आतंकियों को कुछ एक जो टक्कर देने के लिए जो है वो थोड़ा सा इनको तैयार किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि ऑटोमेटिक वेपन्स की ट्रेनिंग जो है इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को देना शुरू कर दी गई है। इससे पहले वो 303 वेपन जो है इनको इस्तेमाल में लाया करते थे, उससे भी कई आतंकी मारे हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है ये होगा। मगर यकीनन जिस तरह से आपने एक कंसर्न उठाया कि जब वो एसएसजी कमांडो हैं या वो हैं जिनको एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के तर्ज पर तैयार किया गया है, उनके साथ इनका अगर मुकाबला होता है, खतरनाक उनको ट्रेनिंग दी गई है। जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं दूर दराज के इलाकों में जहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तब तक कम से कम ये लोग जो है कुछ एक हद तक उन आतंकियों को जवाब देने के लिए या थोड़ी कार्रवाई। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय, आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अहमद अयाज साहब, ये जो सिचुएशन है, जो आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है वो इस वक्त क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आम लोग हैं, अपनी जानें उन्होंने दी हैं। यहाँ पर आतंकवाद की भेंट वो हज़ारों लोग चढ़ गए हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो क्योंकि एक समय था 90s का, उस वक्त पीक पर था आतंकवाद, आज कैसा महसूस करते हैं, क्या कहते हैं? और पाकिस्तान से जो ये घुसपैठ हो रही है, और ख़ास तौर से जो LOC है, यहाँ से जो घुसपैठ होती है, इस पर कितना विजिलेंस आम लोगों का रहता है? इसको ये देखना पड़ेगा कि वो लोग जो इक़्तिदार में है और जो जिनके जिम्मा है ये संभालना और इसको हुकूमत को चलाना या इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, कमबैक करना, देखना पहले ये है कि हाउ सीरियसली है वो इस मामले को लेकर कितने संजीदा है जी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे सिचुएशंस आई और वो हमारे लिए मशली रहा है। मशली रहा मतलब कि हमको उससे भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि जब 1947 में जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी कबाइल कश्मीर पर हमला किए, तो उस वक्त कश्मीरी लोगों के पास इस वक्त तो चलो फोर्स है, आर्मी है, कश्मीरी है। कुछ नेटवर्क इशू है अहमद साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी क्रैक हो रही है। मुझे बात करने दीजिए थोड़ा। जी जी। तो उस वक्त लोग ये एम आई ऑडिबल? जी जी, बताइए। तो उस वक्त के लोग जो थे, कश्मीर के लोग, वो भी खड़े हो गए कि भाई हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं थोड़ा नेटवर्क जो इशू है वो ज़रा सही करा दूं, उसके बाद फिर मैं ये आप अपनी पूरी बात रखिएगा। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है मेरे पास। डी के पांडे जी, अभी आपने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया था कि वहाँ पर जो आम लोगों को गाइड बनाते हैं ये आतंकी, जो ख़ास तौर से इनमें देखा गया, जिसमें से 2 लोगों को शायद पकड़ा भी गया है, जो गाइड थे और वो दिखाते थे, रास्ता दिखाते थे कि कहाँ पर क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितना विजिलेंस आम लोगों का होना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। बेशक सेना अपना काम करती है और ये भी सच्चाई है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि पूरी LOC पर फ़िलहाल इतनी ज़्यादा विजिल सेना की तरफ से हो पाना लगभग नामुमकिन है। देखिए, कहते हैं कि जहां इंसान नहीं जा सकता वहां पर विज्ञान चला जाए।
तो लगभग उसी फॉर्मूले का जो है वो पालन किया जा रहा है। एकॉस्टिक सेंसस लगाए गए हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि अधिकतर जो है टूरिस्ट आते हैं। जी। और उनके जो माइंडसेट की देखिए बहुत एडवांस हो गई है चीज़ें अब जो है वक्त के साथ। थोड़ा-सा हमको अभी और बढ़ना होगा इस दिशा में आगे कि हम किस प्रकार से इस चीज़ों को इनकैश कर सकें। ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसको हमको अडॉप्ट करना होगा और इंक्लूड करना होगा। तो ये सेंसस लगे हैं, इनको उन जगह लगाया जाता है कि जो एक आम इंसान अगर आता है उस तरफ से तो कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेगा, क्योंकि हम जब चलते हैं तब देखते हैं कि गड्ढे कम हो और रास्ते हमारे ठीक हो, और अगर हम छुप के जाएं क्योंकि हम जा रहे हैं, हम तो हमें कोई जनता देखे नहीं, इतने घने जंगल है कि पकड़ना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि आम आदमी वहां नहीं जाना चाहेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप उनको देख सकते हैं। और जहां तक बात है कि ड्रोन ऑपरेशंस की, उसकी भी चर्चा की जा रही है। ड्रोन से आप दो तरह के ड्रोन्स हैं, एक तो अबव द ट्री लाइन में देखते हैं, लेकिन अबव ट्री लाइन में नीचे अगर आदमी होगा नहीं दिखेगा। अब जो छोटे मिनी ड्रोन्स का जो है उपयोग किया जा रहा है, जिसके की द्वारा नीचे देखा जाएगा। अगर जो पिछले हमने काउंटर ऑपरेशंस किए थे उसमें इनका उपयोग किया गया था, और जरा सा मूवमेंट होता था तो ये ड्रोन उनको पकड़ लेते थे। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इस बात का कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। कहा जाता है कि जब दो मुल्कों में, जो दो ग्रुप में जो डिफेंसेस होते हैं और लड़ाई बढ़ती है, तो विज्ञान तय करता है कि कौन विजयी होगा। तो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस अपने आप को करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में अभी काफी जो है वैसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि करना होगा। मैं तीन बातें जो महत्वपूर्ण है जो कि इस दिशा में हमें की जानी चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए। कि एक तो पहले तो वहाँ के जो लोग हैं उन पर एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम आपके साथ हैं। कुछ लोग वहाँ पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं, सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन पर कड़ी नजर रखनी होगी और ऐसे लोगों को वीड आउट करना होगा। नंबर 2, जो भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमें उस दिशा में चाहिए, पहले वो आप उनको मुहैया कराइए। और तीसरा, जो हमने रीऑर्गेनाइज किया है फोर्सेस का डिफरेंट प्लेसेस में, सोच के कि अब यहाँ घटनाएं कम होंगी तो इस क्षेत्र में निकाल दो और दूसरी को ज्यादा होरी कर दो, निश्चित रूप से किया जाता है। लेकिन एडिशनल फोर्स को जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान देना होगा। अगर हम तीन बातों में देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तो आतंकवाद समाप्त करने के लिए दूसरे तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे आपको। ये सब वो है कि जो डैमेज हो रहा है, जो हमें घाव पहुंच रहा है, जो हम ब्लीड कर रहे हैं आतंकवाद से, उस पर एक हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। मुख्य जो हमारा पास जो उपाय है, जैसे मैं पहले कहा था कि आप लॉन्च पैड तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे वहां थोड़े दिन में, वो लॉन्च पैड का उनका लोकेशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जैश ए मोहम्मद को आप कुछ खत्म करते हैं तो दूसरा ग्रुप किसी और नाम से आता है, आदमी होते हैं, शक्ल उनकी बदल जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको हमको एड्रेस करना होगा, डेडिकेटली करना पड़ेगा। इस पर कैजुअल अप्रोच जो है, जिसकी वजह से घटनाएं हुई, उस पर जो है वो कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप से खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। जी, अहमद एयाज साहब, मेरी आवाज मिल रही है? अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी भी प्रॉब्लम है जी, बताइए। हेलो। तो वो सिचुएशन क्यों पैदा नहीं हो सकती है कि क्या कहीं लोगों को एंगेज करने की बात तो नहीं है, लोगों को साथ लेने की बात तो नहीं है। जहाँ तक हम डिफेंस गार्ड की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा है, अभी आप भी कह रहे थे कि मॉडर्न वेपन्स एंड ऑटोमेटिक वेपन्स उन लोगों के पास, और हम भी देखते हैं कि वो मिलिट्री पर वहाँ टारगेट्स करते हैं। जैसे पिछली बार अनंतनाग में हो गया, वहाँ एक मेजर का उसमें आ गया इंसिडेंट में, एक डेज भी आ गया, और अब जम्मू में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक डिफेंस गार्ड के हाथ में इतना नहीं है कि वो इस चीज को कम बैक करे। इससे हो सकता है और सिचुएशन खराब हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो एक 303 उठा के कम्बैट करने की कोशिश करेगा, वापस करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि भाई टेरेन इतना है कि हम टेरेन को ये मॉनिटर नहीं प्रॉपर्ली कर सकते, मान लिया, लेकिन ये देखने की बात है ये जो टारगेट्स होते हैं या जो इनकाउंटर्स होते हैं वहाँ वो कहाँ पर होते हैं? वो वहां पर होते हैं कि जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब है वो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हो। तो वो जो टेरेन है वो क्रॉस करके आते हैं, तो फिर वो उस जगह पर कैसे पहुंचते हैं जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हो या वो जहाँ टारगेट कर सकते हैं? उस बात को एक तरफ छोड़ के ये सवाल बड़ा पैदा हो गया कि जम्मू में कैसे पहुंच गए, जम्मू में कौन सा टेरेन आ गया? वो तो देखिए, अगर हम मान लेंगे कश्मीर का टेरेन मान लेंगे, लेकिन जम्मू में अभी जो कठुआ में हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या बाकी जगहों पर हो रहा है कहाँ से हो रहा है? तो हमको मानना पड़ेगा कठुआ में भी जंगल थोड़े से पेचीदा हैं, कठुआ में भी
लेकिन कश्मीर का टेरेन हम माना जा सकता है, बहुत वाइड है, सारा रेंज है, लेकिन कठुआ का इतना नहीं है, एक आधा पोर्शन कहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अब ये भी क्लियर नहीं है कि क्या वो कठुआ से ही आए या अंदरूनी कुछ है, और ये भी शायद पूरी तरह अभी शायद ये क्लियर नहीं है कि या वो होम ग्रोन लोग हैं या बाहर से लोग हैं, और अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, तो उन पॉकेट्स को कैसे टैकल करें। आई मीन इट नीड्स मल्टीप्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ये आज तक यही मैं बता रहा कि 34 ईयर से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको कम्बैट कर रहे हैं, और आज तक हम ये पॉकेट्स जी अजय कुछ कहना चाहते हैं। अजय जम्मू से मेरे सहयोगी हैं, अजय कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जांडियाल, अजय बोलिए। देखिए अबुल, मैं अयाज साहब को सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि जम्मू में कैसे आगे कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचने के लिए, श्रीनगर पहुंचने के लिए, आतंकियों को साउथ कश्मीर पहुंचने के लिए उनको कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। मगर जम्मू जो है वो सबसे ज्यादा वनरेबल जो है वो 90 के दशक के बाद रहा है। कश्मीर में जो है जब टेररिज्म शुरू हुआ था, जब कश्मीरी पंडित वहां से निकले, उसके बाद कई सारे पॉकेट्स में इन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए, और उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है उन्होंने बनाया था। जम्मू में जब ये आतंकवाद हुआ था, जम्मू में इसलिए वनरेबल हो जाता है अबुल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सिवाय आप अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा की बात करें तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पहाड़ी हैं, जंगल के हैं, और इन्हीं सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ आप देखिए सांबा, कठुआ है, राजौरी है, जम्मू है, या बॉर्डर लगते हैं, और इसी वजह से बॉर्डर से क्रॉसिंग के बाद जो है आतंकी कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे हैं, और इसी वजह से आप देखें तो पिछले कुछ समय में ये आतंकवादी घटनाएं जो हुई हैं वो बढ़ी भी हैं। दूसरी चीज जो अभी अबुल जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था, उसके उस दौरान कई जो है युवक जो है जम्मू कश्मीर से वहां गए थे, वो वहां पे अभी रह रहे थे, वहां से वापस नहीं लौटे आतंकी ट्रेनिंग करके। वही आतंकियों को पाकिस्तान इस्तेमाल करके अब यहाँ पर उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, और जो पाकिस्तान के ट्रेंड एसएसजी कमांडोज हैं, वहां के जो ट्रेंड आतंकी हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेन किया है, उनको यहाँ भेजकर उस लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जंगल के इलाकों में रहकर वहां पर जब भी उनको इशारा होता है पाकिस्तान से, वहां से तब जो है वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेने लगे तो उसी वक्त रियासी में हमला हुआ। उसके बाद आप देखिए जब भी हमला होता है, करगिल विजय दिवस था तो इन्होंने कुपवाड़ा में हमला किया, बैट एक्शन अटेम्प्ट किया, उससे पहले कठुआ में हुआ था। जी, अभी जो ताजा जानकारी है, अब 5 अगस्त आने वाली है। 5 अगस्त जिस दिन दफा 370 और 35A को चुना गया था, तोड़ा गया था, उसका कारण पाकिस्तान को आज दुनिया भर में जो पाकिस्तान ने भ्रम फैला रखा था कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो है वो बहुत ज्यादती होती है, वो जब भ्रम टूटा है लोगों का, जब G20 यहाँ पे हुआ, जब दुनिया भर से लोग यहाँ पर आने लगे, टूरिस्ट यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा आया, तो वो जब चीजें जब बाहर जाने लगी, पाकिस्तान की जो बात ना कहीं उन चीजों को वापस रिपीट करने के लिए, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ये एक बार फिर से जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इसको तेज किया है। और 5 अगस्त के लिए अब अलर्ट है। 5 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान एक बड़े हमले को, किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है, और इन सभी चीजों के लिए अबुल, जैसा आप भी पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, अब सिर्फ पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार नहीं बल्कि चीन के साथ मिलकर यहाँ पर ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके लिए जी सवाल मैंने भी उठाया था कि चीन का पीछे होना पाकिस्तान के कितना बड़ा खतरा है। अरविंद जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक बड़ा सेक्शन है, पॉलिटिकल सेक्शन है हमारे देश में, जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कम से कम बातचीत के दरवाजे तो खुलें, ये जो एक लॉक है ये खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, पर उससे हासिल क्या होने वाला है यह इम्पोर्टेंट है। अगर हम पाकिस्तान को वह डील दे पाए कि वह चीन के चंगुल से बाहर आ जाए, तो एक बात हो सकती है, जैसा कि हमने बहुत कुछ अचीव किया था, लाहौर जो ट्रीटी थी या शिमला ट्रीटी थी, दोनों में हमने अचीव किया और पाकिस्तान के हाथ को बांध दिया था कि वह उन सारी चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास ऐसी कोई योजना है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करके हम उसको ये डील दे सकते हैं और हम ये अचीव कर सकते हैं, तब तो बातचीत करने का फायदा है।
पर अगर हम उस स्थिति में नहीं हैं, हम उस पोजीशन में नहीं हैं, तो बातचीत का कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी जो अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी है, या जो मान लो सीधे सीधे सियासतदानों के साथ बातचीत नहीं भी हो रही है, तब भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग बढ़ा सकते हैं और हम वहां पर हमारी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। और बातचीत भी एकदम सीधी, जिसको हम शिखर वार्ता कहते हैं, जो नेशंस हेड्स आपस में न मिलकर हम छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले सेक्रेटरी लेवल पर हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जाएं, तो धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। पर अगर हम एक तरफ वो हमले कर रहे हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां जाते हैं, तो संदेश ये जाएगा कि भारत कमजोर है, वह दरअसल संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे पास आ रहा है। तो वह संदेश नहीं जाना चाहिए जी। तो हमें तैयारी के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, जहां तक मेरी राय है जी। एक यहाँ पर कमेंट में ज़रा अजय से भी ले लूँ, क्योंकि एक ज़माने में बड़ा चला था ये शब्द बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को लेकर, और इस समय वो भी बंद है। देखिए अबुल, एक चीज को समझना होगा, जैसे अरविंद जी बोल रहे थे कि मतलब पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खोले जाएं किन्हीं चीजों को लेकर, कि किसी चीज पर फैसला होके। एक चीज बड़ी साफ है कि जो मौजूदा सरकार है, पिछले अगर आप देखें तो तीसरी टर्म में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनके जो बाकी मंत्री हैं, एक चीज बड़ी साफ की गई है उनकी तरफ से कि जब प्रधानमंत्री पहली बार मोदी बने थे तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जाकर वहां से नवाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद क्या हुआ सबने देखा, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ और तमाम हमलों को अंजाम दिया गया। उसी वक्त एक चीज साफ हो गई थी, अब पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वहां से पाकिस्तान टेररिज्म को बंद नहीं कर देता। ना पाकिस्तान ने आप देखें तो जो लश्कर के कमांडर वहां बैठे हैं, चाहे वो जैश का है, चाहे वो बाकी आतंकी हैं, या फिर आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करना, टेरर लॉन्च पैड, वो अभी तक डिसमेंटल नहीं हुए। इवन पाकिस्तान को इस चक्कर में जो है वो ग्रे लिस्ट में होना पड़ा और पाकिस्तान की फंडिंग बंद हो गई, उसके बावजूद भी बंद नहीं किए, जो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, वो अपने आप को बदल नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान को कार्रवाइयों की बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती थी, उस बैकडोर डिप्लोमेसी का नुकसान हमेशा ये हुआ है, जब जब बातचीत शुरू हुई तब तक जम्मू कश्मीर या भारत के किसी हिस्से में आतंकी हमला हुआ, जाने गई, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हमला हुआ कि एक बार फिर ये एक डेडलॉक लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। डीके पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी, और अहमद अयाज साहब